नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन। अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पर किसानों का भारत की बात करो या राजस्थान की बात करो, जो यहाँ पर किसानों का शोषण किया जाता था, उन किसानों के अंग्रेजों ने अपने नीचे जो सेठ है, साहूकार है, जो जमींदार है, उनको बिठा करके जो शोषण किया जा रहा था और वो अनावश्यक कर लगा रहे थे, क्योंकि राजा को ये लोग कुछ करने के लिए उनका शोषण करके राजाओं का राजकोष भर रहे थे। राजा भी उस समय अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के कहे अनुसार ही उनको करना पड़ता था और वो सीधा सेठ साहूकार जमींदार इनको कहते थे और इनके अकॉर्डिंग क्या होता था, किसानों का शोषण होता था। तो देखते हैं इस राजस्थान में किसान आंदोलनों को, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, उन किसान आंदोलनों को अपन पढ़ते हैं, चलते हैं। सबसे पहले देखो, अपन राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं, मुख्य जो किसान आंदोलन हुए हैं उनको अपन पढ़ेंगे। देखो, एक किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? एक बिजोलिया किसान आंदोलन है, जिसको अपने को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या करना पड़ेगा अपने को, पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो एक सेकंड रुको, हाँ पेन नहीं ले रखा था अपन ने, तो पेन ले लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर एक किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरा किसान आंदोलन पढ़ेंगे अपन बेंगू किसान आंदोलन। तीसरा किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। चौथा किसान आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। पांचवा किसान आंदोलन है बीकानेर किसान आंदोलन और छठा किसान आंदोलन है शेखावाटी किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन अपन क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद में आदिवासी किसान आंदोलन या जनजाति किसान आंदोलन भी अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जितने भी किसान आंदोलन राजस्थान में हुए हैं उन सबको अपन पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, बड़े बड़े जो मोस्ट किसान आंदोलन है उनको अपन यहाँ पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलते हैं सबसे पहले, पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन को, यानी कि ये जो बिजोलिया क्षेत्र था, ये बिजोलिया क्षेत्र पहले विंध्यावली या विंजावली के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती थी भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत, विंध्यावली या विंजावली नामक पहाड़ी पर ये क्षेत्र स्थित होने के कारण यहाँ पर जो किसान जनजाति थी, वहां पर इस बिजोलिया क्षेत्र के कारण से उस बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। इसको पहले विंध्यावली या विंजावली के नाम से भी जाना जाता था। ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी, क्योंकि आपको पता मेवाड़ में उदयपुर है, यहाँ भीलवाड़ा है, राजसमंद है, ये जो चित्तौड़गढ़ है, ये क्षेत्र मेवाड़ में आते थे, आपको पता हो तो ये मेवाड़ रियासत के अधीन ही आती थी उस समय ये जो क्षेत्र था। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये भीलवाड़ा क्षेत्र है, क्योंकि जिला बन चुके हैं, इसलिए भीलवाड़ा जिले में आता है, ये ध्यान रखना। इसका जो संस्थापक रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन का, तो इसका एक संस्थापक था अशोक परमार। ये अशोक परमार जो था, ये कहां का राजा था? तो उस समय ये एक तरीके से जगनेर भरतपुर क्षेत्र का था ये अशोक परमार। इस अशोक परमार उस समय संस्थापक रहा था इस बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बिजोलिया क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो विंध्यावली या विंजावली के नाम से जाना जाता था, प्राचीन नाम इसी का था। और ये मेवाड़ रियासत के अधीन आता था, यानी ये कहां पर पड़ता था? तो मेवाड़ रियासत में पड़ता था, वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। और इसका एक संस्थापक रहा है अशोक परमार, जो जगनेर भरतपुर में। ये थोड़ा सा देखना, देखा जाए तो यहां पर मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का क्या है, ये ठिकाना है। कौन सी श्रेणी का? मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा है ये बिजोलिया किसान आंदोलन, ये ध्यान रखना। तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ये ध्यान रखना। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है, ये किस श्रेणी का ठिकाना था? तो बिजोलिया किसान जो आंदोलन है ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा है, ये थोड़ा सा आपको क्या है, ध्यान में रखना है। यहाँ बिजोलिया क्षेत्र के अंतर्गत, विंध्यावली या विंजावली क्षेत्र के अंतर्गत एक जाति रहती थी जिसका नाम है धाकड़ जाति। ये धाकड़ जाति थी, ये धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर निवास करते थे, ये ध्यान रखना। देखा जाए तो देखो, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, कुछ दो एक महत्वपूर्ण बातें हैं। एक है, राजस्थान किसान आंदोलन का अगर जनक माना जाता तो वो विजय सिंह पथिक को माना जाता। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक माना जाता तो वह विजय सिंह पथिक को माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है तो वह साधु सीताराम दास को माना जाता है। और पूरे राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनका जनक विजय सिंह पथिक
प्रतीक को माना जाता है। इसी के द्वारा सबसे पहले किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई थी और बिजोलिया क्षेत्र में जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुई थी, ये ध्यान रखना। इसी के आगे बात करूं तो देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ, कारण क्या रहा था कि उस प्रकार क्या हुआ, किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिसमें से 84 प्रकार के जो लाग बाग थी, जो लगान थी, जो कर थे वो वसूले जाते थे किसानों से। जिनमें से मुख्य कर होते थे, जैसे मैं बात करता हूं लाटा कर और कोटा कर, क्योंकि ये जो कर होते थे ये खड़ी फसल पर, ये उस कटाई के दौरान, ये उसके दौरान यहाँ पर जो गल्ला तैयार होता था उस पर कर लगाया जाता था, जिसमें से लाटा और कोटा नामक कर भी था। लाटा कर होता था कटी हुई फसल पर लगाया जाने वाला कर होता था, और कोटा जो होता था वो खड़ी फसल पर क्या लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, ये ध्यान रखो। इसी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उस समय क्या हुआ, यहाँ पर एक और कर लगाया जाता था जिसका नाम था चंवरी कर। ये जो चंवरी कर था, ये जब आपको पता किसान की पुत्री का जब विवाह होता था तो उस पुत्री के विवाह पर यहाँ पर कर वसूला जाता था। एक कर होता था 5 रुपए, और यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें उनमें 13 रुपए भी दिखा रखा, तो या तो 5 रुपए लगते थे या 13 रुपए लगते थे। ये इस कर की शुरुआत 1903 ईस्वी में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसके अलावा भी उत्तराधिकार को लेकर के भी क्या होता था, कर लगाया जाता था, जिसको तलवार बंधाई कर कहा जाता था। ये राजा जब राजगद्दी पर बैठता था तब ये तलवार बंधाई नामक कर लिया जाता था। इस कर की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखना है ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें, हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण बातों की ही बातें अपने यहाँ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात कर रहे हैं उसके अलावा देखो थोड़ा सा आगे की बात करता हूं तो बिजोलिया किसान आंदोलनों के अंतर्गत बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो 3 चरणों में शुरू हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1896-97 ईस्वी में हुआ था और 1915 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। दूसरा जो चरण था वो 1916 से लेकर के 1929 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ था। तीसरा जो शुरू हुआ था, सॉरी ये यहां पर थोड़ा सा गलत कर दिया इन्होंने, 1916 से 1922 ईस्वी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना, 1922 ईस्वी, थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना। उसके बाद में तीसरा जो चरण हुआ था वो 1923 से लेकर के 1941 ईस्वी तक शुरू हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार 3 चरणों में यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पहला चरण की ओर। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण की बात करें तो देखो उस समय पहला जो चरण था वो 1897 से लेकर के 1915 ईस्वी के अंतर्गत शुरू हुआ था। उस समय एक व्यक्ति था साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, नानजी व ठाकरे पटेल, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, ये पहले चरण में इन लोगों के नेतृत्व में किसानों में जागरूकता पैदा की गई थी। साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, नानजी व ठाकरे पटेल, इनके नेतृत्व में पहले चरण में किसानों के अंतर्गत जागरूकता पैदा की गई थी। बिजोलिया क्षेत्र में जो मेवाड़ रियासत के अधीन आता था, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है, ये ध्यान रखना। उस समय मैं बात करता हूं यहाँ के किसानों ने, जो यहाँ के किसान थे ये ज्यादातर राव जाति से संबंध रखते थे। अंग्रेजों ने जो इस समय आपको पता है, इससे पहले जो गोविंददास था, क्योंकि यहाँ का एक जागीरदार था गोविंददास, गोविंददास के समय में कोई भी किसान परेशान नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसके मरने के बाद में इनका एक बेटा था। उस जो बेटा था इनका, वो बेटा क्या बना, यहाँ पर जागीरदार बना था। और जागीरदार बनने के दौरान जो कृष्ण सिंह जो इनका बेटा था, जो जागीरदार बना था, उसके समय में अनावश्यक कर लगाने के कारण यहाँ के किसानों का शोषण हुआ और शोषण से निजात पाने के लिए यहाँ के किसान उस समय साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण के नेतृत्व में इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की और इन लोगों ने मिलकर के नानजी व ठाकरे पटेल को कहां पर भेजा गया, यहाँ के शासक से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया। और यहाँ के शासक उस समय कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए इस समय का जो शासक था, इनका एक राजा था, आपको पता है, उस राजा के पास भेजा गया था। और इसके राजाओं के सामने इन्होंने क्या की थी, इन नानजी और ठाकरे पटेल ने यहाँ पर इनके समक्ष रखा गया। ये 6 से 7 महीने तक उदयपुर में रहे और वहाँ उदयपुर में रह करके यहाँ पर इन्होंने अपनी क्या की, किसानों की सारी समस्याएं रखी गई। यहाँ पर जो राजा था, उस राजा ने, जो फतेह सिंह मेवाड़ के शासक थे, इस राजा ने क्या किया, यहाँ पर इनकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक राजस्व अधिकारी था। उस राजस्व अधिकारी को क्या किया गया, हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा गया।
यहाँ पर इन्होंने किसानों की जाकर के यहाँ पर जब जांच की गई तो इन्होंने यहाँ पर जो कृष्णदास के द्वारा जो अनावश्यक कर लगाए जा रहे थे उसकी पूरी जांच करने के बाद किसानों के पक्ष में इसने क्या की, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यहाँ पर जो राजा था फतेह सिंह, उस फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह को इन करों को लेकर के क्या कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसके कारण कृष्ण सिंह ने क्या कर दिया और अनावश्यक कर लगा दिए गए थे। इसके कारण अनावश्यक कर लगाने के कारण यहाँ के जो किसान थे, क्योंकि यहाँ के किसानों के आसपास जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, इस भीलवाड़ा क्षेत्र के जो यहाँ पर उत्तर पूर्व दक्षिणी जो दिशाएं थी जिसमें से ग्वालियर आ जाता था, यहाँ पर उस दौरान जो ग्वालियर क्षेत्र था, बूंदी क्षेत्र था, ये आसपास के क्षेत्र थे। इन्हें यहाँ के किसान अपनी जमीन को छोड़ करके आसपास के साम्राज्य में जाकर के कृषि का कार्य करने लगे और कृषि का कार्य करने के दौरान यहाँ पर कृष्ण सिंह की हालत और ज्यादा खराब हो गए और इस दौरान यहाँ पर इस कृष्ण सिंह को किसानों के सामने जाकर के झुकना पड़ा, उनसे माफी मांगनी पड़ी और उस दौरान इन्होंने क्या करना पड़ा, कर में कमी करनी पड़ी। ऐसी जो बातें थी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं चलता हूँ वापस उसी दौरान। तो देखो ये नानजी और ठाकरे पटेल थे, इसको लेकर के वहां पर राजा से मिलने के लिए उदयपुर गए थे, जो 6 से 7 महीने रुके थे। ये आपको ध्यान में रखना। उस समय मैंने बात की थी कि यहाँ का जो जागीरदार था वो कौन था, राव कृष्ण सिंह था। ये राजा के अधीन रह करके काम करता था और किसानों से कर वसूली का काम करता था। तो उस समय जागीरदार कौन था, गोविंददास के बाद में, क्योंकि ये गोविंददास का बेटा था। गोविंददास किसानों का शोषण नहीं करता था, वो यहाँ पर उनकी जितनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही वह वन से ऊपर कर लगा करके कर वसूलता था, इसलिए जनता वहां की खुश थी। लेकिन कृष्ण सिंह ने तो राजा को खुश करने के लिए अनावश्यक कर लगा दिया गया था, ये ध्यान रखना। उस समय फतेह सिंह का एक जो राजा था, मेवाड़ का राजा फतेह सिंह, उस फतेह सिंह का उस समय एक राजस्व अधिकारी था जिसका नाम था हामिद हुसैन अधिकारी था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरे चरण की मैं थोड़ा सा बात करता हूं तो थोड़ा सा देख लो आप। द्वितीय चरण 1916 से लेकर के 1922 ईस्वी। या द्वितीय चरण में प्रमुख नेता थे, जैसे मैं बात करता हूं विजय सिंह पथिक है, गणेश शंकर विद्यार्थी है, महादेव देसाई है, उपरमाल पंचबोर्ड है, बिंदुलाल भट्टाचार्य है। ये लोग यहाँ थे, क्या थे, यहाँ पर उस समय द्वितीय चरण में किसानों में जन जागृति पैदा करने में, जागरूकता पैदा करने में अहम योगदान निभाया था। तो आपको यह पता होना चाहिए विजय सिंह पथिक दूसरे चरण में था, गणेश शंकर विद्यार्थी भी दूसरे चरण में था, तीसरे चरण में महादेव देसाई था, चौथे चरण दूसरे चरण के अंतर्गत ही उपरमाल पंचबोर्ड का गठन हुआ था। जो अगला व्यक्ति था बिंदुलाल भट्टाचार्य भी दूसरे चरण में उस समय शामिल था, ये ध्यान रखना। तीसरे चरण की मैं बात करता हूं तो तीसरा चरण जो शुरू हुआ था 1923 से लेकर के 1941-42 ईस्वी तक शुरू रहा था। उसी दौरान मैं बात करता हूं, इसमें से कई लोग जो थे जो यानी किसानों में जन जागृति पैदा करने, जन जागरण पैदा करने, जागृति पैदा करने के लिए जो व्यक्ति थे, एक था हरिभाव उपाध्याय, दूसरा व्यक्ति था जमनालाल बजाज, तीसरा व्यक्ति कौन था, माणिक्यलाल वर्मा, उस चौथा व्यक्ति था रामनारायण चौधरी और पांचवा व्यक्ति कौन था, टी राघवाचारी था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं बात करूं तो बिजोलिया के जागीरदार गोविंददास के समय में मैंने बात की थी कि किसानों के साथ अच्छे संबंध थे, इससे कोई भी किसान असंतुष्ट नहीं था गोविंददास से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन गोविंददास की मृत्यु होने के बाद में उस समय यहाँ पर आपको पता है उसका बेटा जो था, जो जागीरदार बना था 1894 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह बना था, ये ध्यान रखना। इसका मतलब 1894 ईस्वी में गोविंददास की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन पहले चरण में जो यहाँ पर राव कृष्ण सिंह जागीरदार बना था वो कब बना था, 1894 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना। इस कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार की क्या की गई थी, लाग बाग लगाई थी, 84 प्रकार के कर लगाए गए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसमें से करों में से यहाँ पर आपको पता है चंवरी कर है, तलवार बंदाई कर है, यहाँ पर उसके अलावा भी लाटा और कोटा नामक कर जो थे, इन्हीं ही 84 प्रकार के करों में शामिल थे, ये ध्यान रखना। इससे किसानों का शोषण हुआ है, किसानों से अधिक लगान वसूलने का यहाँ पर इसने क्या कर दिया गया था, यहाँ आदेश दे दिया गया था, ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके दौरान मैं बात करता हूं तो देखो पहले चरण के प्रमुख नेता साधु सीताराम दास रहे थे और ये जो साधु सीताराम दास थे ये एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। जब यहाँ पर कृष्ण सिंह को इस बात का पता लगा
कि यहाँ पर साधु सीताराम किसानों का सहयोग कर रहा है, तो यहाँ पर इस कृष्ण सिंह ने क्या कर दिया, इस साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। और इस दौरान इसे निकालने के कारण कृष्ण सिंह का जो सपोर्ट करता था, वो चाहे कोई भी यहाँ पर बिजोलिया क्षेत्र का कोई भी किसान हो, उनको मुफ्त में यहाँ पर अनाज दिया जाता था। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो यहाँ के किसानों को राजनीतिक आर्थिक रूप से सहायता की जाती थी। लेकिन यहाँ पर साधु सीताराम ने किसानों का सहयोग किया, इसके कारण इसे पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी से निकलना पड़ा। इसके दौरान उस समय क्या हुआ, इतनी यातनाएं देने के कारण एक बार क्या हुआ, एक गिरधारीपुरा नामक गांव था, उस गिरधारीपुरा गांव जो भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां पर एक किसान थे, उस किसान के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान उसकी मृत्यु भोज के दिन 1897 ईस्वी की बातें थी। तो यहाँ पर ये सारे किसान इकट्ठे होकर के यहाँ पर, अब वो किसान कौन था, यहाँ पर गंगाराम धाकड़ के पिताजी थे, जिनके मृत्यु भोज के अवसर पर 1897 ईस्वी में सारे किसान कहाँ पर हुए इकट्ठे, इस मृत्यु भोज के दौरान इकट्ठे हुए। और इनका नेतृत्व कर रहा था साधु सीताराम। साधु सीताराम दास की सलाह पर नानजी और ठाकरे पटेल मेवाड़ का जो शासक था फतेह सिंह के पास कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर के पहुंचे थे, जो 6 से 7 महीने तक वहां पर रुके थे। ये मैंने बात भी की थी। और यहाँ पर उस समय इस फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक राजस्व अधिकारी को जांच के लिए बिजोलिया क्षेत्र भेजा गया था। और इस हामिद हुसैन नामक अधिकारी ने जब जांच करके किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो महाराणा ने इसको रिपोर्ट की जांच का पता लगने के बावजूद भी कृष्ण सिंह से कुछ भी नहीं कहा था। महाराणा ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके कारण कृष्ण सिंह के और ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगे। और यहाँ पर इस कृष्ण सिंह ने बेचारे नानजी और ठाकरे पटेल को जागीर से ही क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया गया। उसकी सारी जमीन छीन ली गई। वो पास पड़ोस के क्षेत्र में जाकर के वहां पर कृषि का कार्य करने लगे, ये ध्यान रखना। उसी के साथ कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में किसानों पर चौरी कर भी लगा दिया गया। चौरी कर आपको पता है, यहाँ पर किसान की जब पुत्री का विवाह होता है, तो यहाँ पर पुत्री के विवाह पर 5 रुपए या 13 रुपए तक यहाँ पर रुपए यहाँ पर जागीरदार को देने पड़ते थे या राजा को देने पड़ते थे। ये एक अनावश्यक अलग ही कर लगा दिया गया था। इससे किसानों का शोषण होने लगा। तो किसानों ने क्या किया, उसी समय 1903 ईस्वी से लेकर के 2 साल तक अपने कन्याओं का विवाह करने पर ही रोक लगा दी गई। और इस प्रकार 200 कन्याएं बिजोलिया क्षेत्र में विवाह योग्य हो गई थी। और विवाह योग्य होने के दौरान 1905 ईस्वी में यहाँ पर सारे किसान मिल करके इसकी शिकायत को लेकर के कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर कृष्ण सिंह के पास पहुँचे। लेकिन कृष्ण सिंह ने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये भी एक अनावश्यक करता जिसके कारण यहाँ के किसान क्या थे, असंतुष्ट थे, ये भी ध्यान रखना। बिजोलिया के किसानों ने विरोध किया और बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर चले गए। बिजोलिया के जो किसान थे विरुद्ध तो नहीं किया, विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना, विरोध किया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना, विरोध। बिजोलिया के किसानों ने क्या किया, विरोध किया। और बिजोलिया छोड़ करके ये कहां पर चले गए, ग्वालियर चले गए थे, ये ध्यान रखना। मैं बात करता हूं उसके अलावा कृष्ण सिंह ने घबराकर किसानों के साथ क्या किया, समझौता किया। इस कृष्ण सिंह ने घबराकर किसके साथ समझौता करना पड़ा, यहाँ पर किसानों के साथ समझौता करना पड़ा, क्योंकि किसान छोड़ करके जमीन को पड़त छोड़ करके आसपास के क्षेत्र में जाकर के कृषि का कार्य करने लगे। इसके कारण यहाँ पर इसकी आर्थिक स्थितियां और ज्यादा खराब होने लगी। वहां पर राजा इसके ऊपर प्रेशर देने लगा, इसको लताड़ने लगा, इनके संबंध बिगड़ने लगे, अंग्रेज राजा को परेशान करने लगे। इसके दौरान विवश होकर के कृष्ण सिंह को किसानों से जाकर के समझौता करना पड़ा। और इसके दौरान यहाँ पर क्या कर दिया, इसने चौरी कर को तो बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर उस समय जो लगान थी, उस लगान को इसने कम कर दिया गया। और जो उस समय जो लगान थी, लगान आपको पता है, यहाँ पर 1/5 जो लगाया जाता था ना, 1/5, ये जो उस समय वैसे देखा जाए तो 1/5 भी लगाया जाता था, 2/5 भी लगाया जाता था, उसको आधा कर दिया गया। और कितना वसूलना करना पड़ा, 1/3 वसूलना ही यहाँ पर करना पड़ा था। यानी कि कहने का मतलब एक तरीके से आप याद कर लो कि यहाँ पर 2/5 को घटा दिया गया, 2/5 वसूला जाता था, उसको घटा करके इस 2/5 का भी 1/3 यहाँ पर इसको क्या करना पड़ा, वसूलना पड़ा।
यहाँ पर उसके अलावा देखो लगान था वो, इसके अलावा जो उपज पैदा होती थी उस उपज पर पहले 1/2 नामक कर वसूला जाता था। इस कर को घटा करके इसने क्या कर दिया गया, 1/3 करना पड़ा था, ये उपज पर लगता था, ये ध्यान रखना। जबकि ये जो लगान होता था ये जमीन पर इन पे वसूल किया जाता था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा क्या हुआ, 1906 ईस्वी में यहाँ पर इसकी कृष्ण सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1894 ईस्वी में तो ये जागीरदार बना ही था। यहाँ पर गोविंद दास की मृत्यु उसी समय हुई थी, आपको पता हो तो इसके पिताजी की। 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद में इसका एक नया जागीरदार बना पृथ्वी सिंह। क्या बना, पृथ्वी सिंह यहाँ पर जागीरदार बना, जो कहां से था, कामा भरतपुर का था। कहां का था, कामा भरतपुर का था। ये 1906 ईस्वी में क्या बना था, नया जागीरदार बना था। इसने भी क्या किया गया, एक नया कर लगा दिया गया जिसको नाम था तलवार बंधाई कर, जो 1906 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 1906 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, यहाँ पर शुरुआत हुई थी। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आप देखो, यहाँ पर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो कर लगाया गया था 1903 ईस्वी के अंतर्गत, वो कौन सा कर लगाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1903 ईस्वी में कौन सा लगाया गया। तो ये देखो 1903 ईस्वी के अंतर्गत देखो 1903 ईस्वी की बात करता हूं तो कौन सा लगाया गया था, तो उस समय यहाँ आपको पता है चौरी कर लगाया गया था। तलवार बंधाई कर 1906 में लगाया गया था। ये आपको मैंने पढ़ाया भी था, दिखाया भी था पीछे। एक बार और आगे चलते हैं, देखो जहां अपन चल रहे थे उसी की बात करेंगे अपन। देखो अब यहाँ पर तलवार बंधाई कर लगाया गया 1906 ईस्वी के अंतर्गत। उसी दौरान मैं बात करता हूं कि 1913 ईस्वी में किसानों ने विरोध करते हुए भूमि को पड़त रखा गया था। तो क्या किया, यहाँ के किसानों ने फिर विरोध कर दिया गया और 1913 ईस्वी में यहाँ के किसानों ने कहा कि आज के बाद हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर खेती नहीं करेंगे। और उसी समय आखा तीज का समय था और आखा तीज के समय इन्होंने क्या कर दिया, भूमि को पड़त रखने का यहाँ पर विरोध किया गया था, भूमि को पड़त रखा गया। इसके दौरान पृथ्वी सिंह ने फतेहकरण व ब्रह्मदेव को ठिकाने से निष्कासित कर दिया गया। अब उस समय जो कुछ किसान थे, जैसे फतेहकरण था और ब्रह्मदेव था, जब इसके बारे में पता लगा तो पृथ्वी सिंह ने इनको दोनों को ठिकाने से क्या कर दिया गया, यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। और उसी दौरान 1914 ईस्वी के अंतर्गत तो पृथ्वी सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसके स्थान पर एक नया जागीरदार बना, उस नया जागीरदार का नाम था केसरी सिंह। ये जो केसरी सिंह था ये अवयस्क था, नाबालिग था। अब नाबालिग होने के दौरान यहाँ पर जागीरदार का जो एक तरीके से कार्य था वो सीधा राजा के अधीन चला गया था, यानी कि बिजोलिया का प्रशासन सीधे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के क्या हो गए थे, नियंत्रण में चला गया था। और फतेह सिंह ने इसके स्थान पर क्या किया गया, एक कार्यालय बनाया गया और उस कार्यालय का नाम दिया गया मुंसरमात कार्यालय का क्या किया गया, गठन किया गया। और यहाँ पर मुंसरमात कार्यालय क्या था, यहाँ के राजस्व वसूली के काम को देखता था, लगान को देखता था। और इसका प्रमुख बना दिया गया किसको, अमर सिंह राणावत को क्या बना दिया गया, यहाँ पर इसका प्रमुख बना दिया गया। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये देखो तो इस प्रकार का जो प्रथम चरण था, यहाँ पर प्रथम चरण यहाँ पर काफी रहा है। अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं, यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रथम चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं थोड़ा सा और वापस रिपीट करूं तो बिजोलिया किसान आंदोलन विंध्यावली या विंध्यावली क्षेत्र है और मेवाड़ रियासत के अधीन आता है, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है। और इसका देखा जाए तो यहाँ पर जो विंध्यावली या विंध्यावली है, वहां का जो संस्थापक रहा था वो अशोक परमार रहा था, जो जगनेर भरतपुर का शासक था, ये ध्यान रखना। उनमें से अपन आगे चलते हैं तो मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और यहाँ पर बिजोलिया क्षेत्र में धाकड़ जाति के किसान रह करके कृषि का कार्य करते थे। अब मैं बात करता हूँ, दो महत्वपूर्ण बातें भी है। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक कौन था, तो वो विजय सिंह पथिक था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास था। यहाँ पर जो किसान आंदोलन थे, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसमें 84 प्रकार की लाग बाग लगती थी। उनमें से एक कर था चौरी कर, जिसमें पुत्री के विवाह पर 5 रुपए या 13 रुपए देने पड़ते थे, जिस कर की शुरुआत 1903 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा तलवार बंधाई कर जो थे, उत्तराधिकार शुल्क, वो 1906 ईस्वी में दिए जाते थे। लाटा और कोटा नामक कर भी लिए जाते थे, लाटा कर कटी हुई फसल पर और कोटा कर खड़ी फसल पर।
मैं बात करता हूं प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण की शुरुआत 1897 से लेकर के 1915 ईस्वी में हुई है। द्वितीय चरण की 1916 से लेकर 1922 ईस्वी में हुई है। तृतीय चरण की 1923 से 41 ईस्वी में हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला चरण अपन ने पढ़ा था, इसके बाद अपन पढ़ते हैं द्वितीय चरण। कौन सा पढ़ते हैं? द्वितीय चरण। दूसरा चरण देखो, यानी बात करें दूसरा चरण, अभी पढ़ रहे थे अपन 1916 से लेकर के 1922 ईस्वी तक पढ़ रहे थे। 1922 तक ये चला था, अपन पढ़ेंगे 1916 से 1922 ईस्वी। इसका प्रमुख नेता था विजय सिंह पथिक। मैंने बिल्कुल बात की थी कि विजय सिंह पथिक जो था इसका प्रमुख नेता रहा था दूसरे चरण का, ये ध्यान रखना। पहले चरण का साधु सीताराम दास थे। वैसे देखा जाए तो ये विजय सिंह पथिक है, इसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। यानी कि इसका बचपन में जो जिस नाम से जाना जाता था वो भूप सिंह के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखना। ये भूप सिंह गुर्जर जाति से संबंध रखता था, विजय सिंह पथिक, ये ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा मैं विजय सिंह पथिक के जीवन परिचय की भी बात करूं तो इसका जन्म 1882 ईस्वी में एक गांव है गुडावली गांव, जो बुलंदशहर यूपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये गुडावली गांव बुलंदशहर यूपी में पड़ता है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना, 1882 ईस्वी में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। इसका जो देखा जाए तो मूल नाम यहाँ पर भूप सिंह गुर्जर था, ये ध्यान रखना। इसका विजय सिंह पथिक के कई सहयोगी थे, जिसमें से मैं बात करता हूं। एक तो है गोपाल सिंह खरवा है, ये इसका प्रमुख सहयोगी रहा है, ये ध्यान रखना। देखो उस समय क्या हुआ, एक क्रांति शुरू हुई थी, शस्त्र क्रांति। और ये शस्त्र क्रांति के दौरान राजस्थान में अजमेर आए थे। शस्त्र क्रांति के दौरान कहां पर आए थे? राजस्थान में अजमेर आए थे। मैं आपको जन जागरण की प्रमुख संस्थाएं पढ़ा रहा था, उसमें यहाँ पर इस शस्त्र क्रांति को लेकर के आंदोलन पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर उसी शस्त्र क्रांति के दौरान राजस्थान में ये अजमेर आए विजय सिंह पथिक। यहां मैं बात करता हूं, थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं। देखो आपको पता 1857 का संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां पर आपको पता है ये शस्त्र क्रांति के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। ये मैं बात करता हूं, जैसे रास बिहारी बोस है व सचिंद्र सान्याल है, ये उस समय शस्त्र क्रांति के प्रमुख प्रणेता रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम उसका 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शस्त्र क्रांति की शुरुआत की गई थी। उसी दौरान ये अजमेर में आए थे और उस समय इस क्रांति की शुरुआत रास बिहारी और सचिंद्र सान्याल ने की थी, ये ध्यान रखना। शस्त्र क्रांति के तहत विजय सिंह पथिक अजमेर में आए थे, ध्यान रखना। और इनका सहयोग वहां पर किसने किया था? गोपाल सिंह खरवा ने किया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने बीच बीच में आपको दे दी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो अंग्रेजों ने पथिक जी और गोपाल सिंह खरवा टॉडगढ़ जेल में कैद किए गए। अंग्रेजों को जब पता लगा कि यहाँ पर उस समय जो किसानों का जो नेता है विजय सिंह पथिक, उनका सहयोग गोपाल सिंह खरवा कर रहे हैं, और यहाँ पर जब इस बात का पता लगा, विजय सिंह के पथिक के बारे में जब पता लगा, तो अंग्रेजों ने इन दोनों को बंदी बना लिया गया और इसे टाडगढ़ जो जेल पड़ती है अपने सिरोही के अंतर्गत, उस टाडगढ़ जेल में क्या कर दिया गया? इन्हें कैद कर दिया गया, यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर जब मौका मिला तो मौका मिलने के कारण उस समय गोपाल सिंह खरवा तो जेल में रहते हुए ही क्या हो गए थे? मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहाँ पर विजय सिंह पथिक क्या हुए? टॉडगढ़ जेल से फरार होकर के ओछड़ी गांव चित्तौड़ में पहुंच गए थे। कहां पर पहुंच गए थे? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। और वहां पर जाकर के यहाँ पर ये एक स्कूल में जाकर के अध्यापन का काम करते रहे। और इस दौरान यहाँ पर इन्होंने अपना नाम बदल दिया गया, और नाम बदल करके क्या किया गया? यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भूप सिंह का नाम बदल करके विजय सिंह पथिक रख दिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करता हूं उस समय क्या हुआ, इन्होंने किसानों में जनजागृति पैदा करने के लिए एक विद्या प्रचारिणी सभा उस समय काम करते थे। और इस विद्या प्रचारिणी सभा का जो संस्थापक रहा था वो हरिभाई किंकर था उस समय। और यहाँ पर आपको पता है इस समय ओछड़ी गांव जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, कहां पर पड़ता है? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। उस समय यहाँ पर अध्यापन का काम कर रहा था विजय सिंह पथिक। यहाँ पर एक विद्या प्रचारिणी सभा का एक सम्मेलन हुआ 1916 ईस्वी में। और उस समय जब सम्मेलन हुआ तो उस समय क्या हुआ, यहाँ पर हरिभाई किंकर के निर्देशन में यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया? अपना भाषण दिया गया। और यहाँ पर उस समय भाषण देने के कारण बिजोलिया से सीताराम दास व ब्रह्मदेव फतेहकरण आए थे। बिजोलिया से सीताराम दास ब्रह्मदेव और फतेहकरण भी यहाँ पर आए हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि ब्रह्मदेव भी था, सीताराम दास भी थे, और फतेहकरण, ये सब बिजोलिया से आए हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
अंग्रेजों ने पथिक जी गोपाल सिंह करवाट और हाँ, ये थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया, सही लगो। देखो, इसी दौरान विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा का क्या किया गया, यहाँ पर गठन किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी दौरान क्या हुआ, 1916 ईस्वी में जब ये वक्ता बने तो उस समय विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर विद्या प्रचारिणी सभा का भी गठन किया गया। और 1916 ईस्वी में सीताराम दास के कहने पर, किसके कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व संभाला था, ये ध्यान रखना। उसी दौरान उपरमाल पंच बोर्ड का भी गठन हुआ, तो थोड़ा सा उपरमाल पंच बोर्ड भी यहाँ पर किसानों में जन जागृति पैदा करने का काम करते थे। तो थोड़ा सा बीच बीच में अपने ये जो संस्थाएं उनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उपरमाल पंच बोर्ड की बात करें तो देखो, उपरमाल पंच बोर्ड, इस उपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1917 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1917 ईस्वी में गठन हुआ। गठनकर्ता कौन था, तो विजय सिंह पथिक इसका गठन करता था, ये ध्यान रखना। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इस दौरान अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया। और ये जो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कहां पर हुआ, तो बेरीसाल गांव में हुआ था, ये ध्यान रखना। इस उपरमाल पंच बोर्ड का गठन का उद्देश्य क्या था कि यहां पर जो किसान थे वो किसान अंग्रेजों को, जागीरदारों को, शेठ साहूकारों को क्या न दे, कर न देने के लिए प्रेरित करना ही उसका क्या था, उद्देश्य था उपरमाल पंच बोर्ड का गठन। 1917 ईस्वी में गठनकर्ता विजय सिंह पथिक था। कहां पर हुआ, बेरीसाल गांव के अंतर्गत। अध्यक्ष किसको बनाया गया, मन्नालाल पटेल को बनाया गया था, ये ध्यान रखना। यहां पर उपरमाल पंच बोर्ड में किसानों में जन जागृति पैदा करने के लिए किसानों की समस्याओं का जो लेख छपता था, उसमें एक पत्रिका थी जिसका नाम था उपरमाल डंका। क्या नाम था, उपरमाल डंका नामक एक पत्रिका थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करता हूं, देखो उसी समय एक 1918 ईस्वी में कांग्रेस का बंबई अधिवेशन भी हुआ था। कांग्रेस में 1918 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ, बंबई में एक अधिवेशन हुआ था। उस बंबई अधिवेशन के दौरान पथिक जी कहां पर पहुंचे, पथिक जी कहां पर पहुंच गए, बंबई पहुंच गए। और पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की, और गांधी जी से मुलाकात करके राजस्थान में किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसके बारे में उनको क्या किया गया, अवगत कराया गया। गांधी जी ने इसके लिए यहां पर उन्होंने अपना एक निजी सचिव था महादेव देसाई, उस महादेव देसाई को क्या किया गया, इन्होंने बिजोलिया भेजा गया था, ये ध्यान रखना। महादेव देसाई बिजोलिया आए और महादेव देसाई ने एक मेवाड़ का दीवान था रमाकांत, उस समय एक दीवान बनाया गया था जिसका नाम था रमाकांत। उस रमाकांत से आकर के क्या हुए, इनकी मुलाकात हुई, उनसे आकर के मिले, ये थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना। इसलिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने, उस समय आपको पता मेवाड़ का एक महाराणा था फतेह सिंह। जब फतेह सिंह को इस बात का पता लगा तो उन्होंने क्या किया, यहां पर एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर किसानों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो उन्होंने एक यहाँ पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन 1919 ईस्वी में किया गया। और यहाँ पर ये जो महादेव देसाई थे, ये महादेव देसाई जाकर के यहाँ पर फतेह सिंह से जाकर के मिले और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। इसका निस्तारण करने के लिए फतेह सिंह ने यहाँ पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन 1919 ईस्वी में किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य को बनाया गया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां देखा जाए तो इसके कई अन्य भी सदस्य थे, जैसे ठाकुर अमर सिंह की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, ठाकुर अमर सिंह की मैं बात करूं तो देखो ठाकुर अमर सिंह इसका अन्य सदस्य था। यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर लोगों को, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में काम करता था। अफजल अली भी यहां क्या करता था, काम करता था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूं, इस उपरमाल पंच बोर्ड के अंतर्गत एक यहाँ पर कई सदस्य क्या थे, शामिल थे। कई सदस्य क्या थे, यहाँ पर शामिल थे। जैसे अन्य सदस्यों की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत लगभग 3 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, इसमें 3 सदस्य शामिल थे। किसमें, उपरमाल पंच बोर्ड के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ न्यायाधीश के रूप में अफजल अली काम करता था। इसके अलावा भी अन्य सदस्य ठाकुर सिंह थे, और इसमें देखा जाए तो कुल 3 सदस्य शामिल थे, ये ध्यान रखना। अब ये मैं बात करता हूं कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन क्यों किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो किसानों की मांगों की जांच करना था। जो किसान मांग कर रहे हैं ना, उनकी समस्याओं का निस्तारण करना, उनकी जांच करना था। लेकिन
कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका गठन हो भी गया लेकिन किसानों की किसी प्रकार की समस्याएं उनको पता भी लग गई, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब कार्यवाही नहीं हुई तो यहां पर उस समय किसानों को जागरूकता पैदा करने के लिए, उनमें जनजागृति पैदा करने के लिए यहां पर गांधी जी के परामर्श के माध्यम से एक राजस्थान सेवा संघ का क्या हुआ, गठन हुआ। वैसे आपको पता है यहां पर सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में इसका कार्यालय जो था 1920 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में खोला गया था, यह आपको पता होना चाहिए। तथा इसके दौरान राजस्थान सेवा संघ में आपको पता है, मैंने यह भी पढ़ाया था कि यहां पर प्रताप समाचार पत्र काम भी करता था। इसके अलावा एक समाचार पत्र और था, राजस्थान केसरी। और यह राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र कब जारी किया गया, 1920 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत यहां पर क्या होता था, यहां पर इस राजस्थान केसरी में किसानों के क्या होते थे, लेख छपते थे। वैसे ये राजस्थान केसरी है, ये कहां से जारी हुआ था, तो ये वर्धा महाराष्ट्र क्षेत्र से जारी हुआ था, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र भी क्या हुआ, यहां पर छपता था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का जो छपता था वो कब छपा, 1921 ईस्वी में। और इसका जो प्रकाशन हुआ वो कहां से हुआ, ब्यावर से ये प्रकाशित हुआ था। लेकिन इन समाचार पत्रों के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान रखना, किसानों की समस्याओं का, उनकी समस्याओं का लेख छपता था यहाँ पर। और ये सारे जो समाचार पत्र थे, राजस्थान केसरी 1920 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ, नवीन राजस्थान 1921 ईस्वी में ये कहां से प्रकाशित हुआ, ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूं तरुण राजस्थान। मैंने तरुण राजस्थान की बातें पीछे भी की थी। तो तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र था 1923 ईस्वी में छपा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था ये कहां से छपा, ब्यावर से छपा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, ब्यावर से प्रकाशित होता है। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अभ्युदय समाचार पत्र की बात करता हूं, तो अभ्युदय समाचार पत्र भी यहां पर, इनमें भी समाचार किसानों की समस्याओं के लेख छपते थे। और ये कहां से निकलता था, प्रयाग से निकलता था, जो प्रयाग हरिद्वार पड़ते हैं ना, वहां से निकलता था। इसके अलावा भारत मित्र समाचार पत्र है, ये कलकत्ता से निकलता था। इसकी कनेक्टिविटी कहां से थी, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये समाचार पत्र जो भारत मित्र कलकत्ता से, मराठा समाचार पत्र पूना से निकलता था। कहां से निकलता था, ये मराठा समाचार पत्र पूना से निकलता था, ध्यान रखना। और उसके अलावा यहां पर इन लोगों में, किसानों में जनजागृति पैदा करने के लिए एक व्यक्ति था, माणिक्य लाल वर्मा। उस माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा एक गीत गाया गया था, पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा हो कहने का मतलब एक राहगीर एक किसान को पुकार रहा था, और उस गीत के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, जनजागृति पैदा की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं समाचार पत्रों को और रिपीट कर दूं तो देखो, आपको पता होना चाहिए समाचार पत्र, राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत जो समाचार पत्र छपते थे, जनजागृति, किसानों में जागृति पैदा करने के लिए जो समाचार पत्र छपते थे, उसकी बात करता हूं तो राजस्थान केसरी 1920 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र, नवीन राजस्थान 1921 ईस्वी में ब्यावर अजमेर से। और इसके अलावा मैं बात करता हूं तो देखो, तरुण राजस्थान 1923 ईस्वी में ब्यावर से, अभ्युदय समाचार पत्र प्रयाग से, भारत मित्र समाचार पत्र कलकत्ता से, मराठा समाचार पत्र पूना से, क्योंकि मराठा जो महाराष्ट्र क्षेत्र था वही है, मराठा वहीं शासन था उनका। पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है, जो मैंने यहाँ पर पंक्ति टू पंक्ति लिखाया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी दौरान मैं बात करता हूं तो देखो, नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में पथिक जी के द्वारा अत्याचारों का चित्र करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसके अलावा भी देखो, एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर का अधिवेशन। और ये जो नागपुर का अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, ये पथिक जी के द्वारा अत्याचारों का चित्रण करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसके द्वारा, पथिक जी के द्वारा किया गया था। और जो अंग्रेजों के द्वारा, जो शेर साहूकार, जमींदारों, दीवानों के द्वारा जो अत्याचार किसानों पर हो रहा था, उसको लेकर के एक चित्र प्रस्तुत किया गया था प्रदर्शनी के अंतर्गत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में पथिक जी के द्वारा अत्याचारों का चित्रण करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन। एक तुलसी भील ने पैदल चल करके भी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तुलसी भील था, उसने पैदल चलकर आंदोलन का क्या किया, प्रचार प्रसार किया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
राजस्थान में किसान आंदोलनों की बात कर रहे हैं, जहां पर अपन प्रताप समाचार थोड़ा सा और डिटेल से मैं बता देता हूं। एक समाचार पत्र है प्रताप समाचार पत्र, और ये प्रताप समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। कहां से हुआ था? तो कानपुर उत्तर प्रदेश से हुआ था, और उसको प्रकाशित करने वाला व्यक्ति था गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। बिजोलिया किसान को पूरे भारत में चर्चित इसी प्रताप समाचार पत्र ने बनाया था, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में यहां पर कानपुर उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर को चांदी की राखी भी भेजी थी। विजय सिंह पथिक था, उसने गणेश शंकर जो विद्यार्थी था उसको चांदी की राखी भेजी गई थी। इसी समाचार पत्र के माध्यम से जो इसका संपादन करने के कारण लोगों में जागरूकता, किसानों में जागरूकता पैदा करने के कारण इस विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी गणेश शंकर विद्यार्थी को भेजी थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1922 ईस्वी की बात करता हूं तो राजपुताना के एक एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। वो व्यक्ति भी बिजोलिया क्षेत्र आया था। 1922 ईस्वी में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड क्या आया, कहां पर आया था? बिजोलिया आया था। रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से किसानों के साथ समझौता किया गया था। रॉबर्ट, क्योंकि स्थितियां ज्यादा बिगड़ती आ रही थी, तो उस समय एजीजी जो था रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से किसानों के बीच में समझौता हुआ। इस रॉबर्ट हॉलैंड ने 84 में से जो 84 प्रकार की जो लाग बाग ली जाती थी, उनमें से 35 प्रकार की लाग बाग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। और यहां पर ठिकाने में समझौता मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया गया था। यह थोड़ा सा ध्यान रखना। 10 सितंबर 1923 ईस्वी में बेंगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। मैं बात करता हूं, थोड़ा सा देखो, ये अलग है। बेंगू किसान आंदोलन जब पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ा दूंगा, मैं समझा दूंगा। हुआ क्या था? एक किसान आंदोलन और शुरू हुआ था, बेंगू किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक 1927 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन से पूर्णतः अलग होकर के फुसारिया ग्वालियर चले गए थे। जब उनको यहां पर गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद में तो इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर कैसे भी प्रकार से अंग्रेजों से यहां से निवृत्त होकर के विजय सिंह पथिक हमेशा के लिए ही 1927 ईस्वी में तो ग्वालियर चले गए थे, फुसारिया नामक स्थान पर। यह ध्यान रखो। बात करता हूं बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। तीसरे चरण की बातें कर लेते हैं। तो देखो, तीसरा चरण की बातें करें तो आपको पता, तीसरा चरण जो शुरू हुआ था 1923 से लेकर के 1941 ईस्वी तक चला था। यहां पर उस समय तीसरे चरण के प्रमुख नेता थे। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर जो प्रमुख क्रांतिकारी किसान आंदोलन जो प्रणेता रहे थे, उनकी पत्नियों ने भी भाग लिया था। जैसे मैं बात करता हूं हरिभाई उपाध्याय, उनकी पत्नी थी रमा देवी। इस रमा देवी ने भी तीसरे चरण में भाग लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में राम नारायण चौधरी है, उसकी पत्नी है अंजना देवी चौधरी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा माणिक्य लाल वर्मा है, माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी है नारायण देवी वर्मा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जमनालाल बजाज की पत्नी है जानकी देवी। जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम क्या था? जानकी देवी बजाज था। इन्होंने भी भाग लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान। हरिभाव उपाध्याय, और जहां पर हरिभाव र आ रहा तो इसका मतलब रमा देवी, र का मतलब रमा देवी से संबंध लगा लो आप, तो डायरेक्ट रमा देवी, हरिभाव उपाध्याय की पत्नी रमा देवी है। राम नारायण चौधरी की पत्नी जो है ना, तो आपको पता अंजना देवी, आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी है। माणिक्य लाल वर्मा की बात करता हूं तो माणिक्य लाल वर्मा की बात करें तो यहां पर अणा आ रहा तो नारायणी देवी वर्मा है। इसका मतलब जमनालाल बजाज की बात करता हूं तो जा आ रहा तो जानकी देवी बजाज है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इनकी पत्नियों ने तीसरे चरण में प्रमुख नेता रहे थे, इन्होंने भाग लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उस समय आपको पता है जब यहां पर फतेह सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बना था महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह जो शासक बना था, ये 1941 ईस्वी में शासक बना था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उस समय प्रधानमंत्री जो था वो टी विजय राघवाचारी बने थे, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री का पद नहीं था, पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री होते थे। तो टी विजय राघवाचारी उस समय प्रधानमंत्री थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्व जो मंत्री था वो मोहन सिंह मेहता बना था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मोहन सिंह मेहता व विल्किंसन ने किसानों के साथ क्या किया गया था? समझौता किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि तीसरे चरण के दौरान मेवाड़ का शासन
1941 ईस्वी में भूपाल सिंह था, प्रधानमंत्री विजय राघवाचारी था, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता था। मोहन सिंह मेहता और विल्किंसन ने किसानों के साथ क्या किया गया था, समझौता हुआ था तीसरे चरण में, ये ध्यान रखना। बात करता हूं 1941 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो चुका था। ये आपको पता 1923 से लेकर के 1941 ईस्वी में तीसरा चरण चला था, तो 1941 ईस्वी में तो क्या हो गया था, तीसरा चरण समाप्ति हो गया था। देखो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये लगभग 44 वर्षों तक चला था, क्योंकि अपन ने पढ़ा था 1897 से लेकर के 1941 ईस्वी तक, यानी कि 44 वर्षों तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। ये ध्यान रखना। सबसे अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन यही था, बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 44 वर्षों 1897 से लेकर के 1941 ईस्वी तक चला था। विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। आज तक ऐसा किसान आंदोलन कभी हुआ ही नहीं, ये ध्यान रखना। मैं बात करता हूं राज्य में पहला कृषक आंदोलन। ये जो राज्य में पहला कृषक आंदोलन यही था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत का पहला अहिंसात्मक व संगठित किसान आंदोलन था। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, संगठित आंदोलन यही था भारत का। तो राज्य में विश्व का सबसे लंबा जो किसान आंदोलन चला था वो बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक 1897 से लेकर के 1941 ईस्वी तक चला था। इसके दौरान मैं बात करता हूं भारत का पहला अहिंसात्मक व संगठित किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो यहां पर भारत का पहला अहिंसात्मक व संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को ही मानते हैं। वाक्य की बात करता हूं तो इस दौरान जो नारे दिए गए थे, वाक्य दिए गए थे, इस आंदोलन का आगाज उत्साहवर्धक लेकिन अंत दर्दनाक हुआ था। इस आंदोलन का जो आगाज हुआ था जो उत्साहवर्धक था, लेकिन अंत जो हुआ था वो दर्दनाक था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में अगला किसान आंदोलन की बात करें, क्योंकि अपन ने बिजोलिया पढ़ लिया है, अब दूसरा किसान आंदोलन पढ़ते हैं, बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन चला था 1921 से लेकर के 1925 ईस्वी तक की बातें करेंगे अपन। 1921 से लेकर के 25 ईस्वी तक की क्या करेंगे, बातें करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। तो देखें, बात करते हैं। देखो मेवाड़ रियासत का क्या था, ये ठिकाना था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मेवाड़ रियासत का क्या था, ठिकाना था बेंगू जो क्षेत्र था। वर्तमान में ये बेंगू क्षेत्र कहां आता है, चित्तौड़गढ़ में। पहले मेवाड़ रियासत के अधीन ही आता था, ये ध्यान रखना। वर्तमान में तो जिला ही अलग बन गया, चित्तौड़गढ़। 1921 ईस्वी में बेंगू के किसान मेनाल में भेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्र हुए थे। बेंगू में एक स्थान पड़ता है, मेनाल नदी बहती है वहां पर, उसमें एक स्थान पड़ता है भेरुकुंड नामक स्थान। यहां पर 1921 ईस्वी में यहाँ के किसान इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर के उस समय इन बेंगू के किसानों पर 25 प्रकार की लाग बाग और लाटा कोटा नामक कर लगाए जाते थे। इसको देखते हुए इनका जब शोषण हो रहा था तो यहाँ पर 1921 ईस्वी में मेनाल में भेरुकुंड नामक स्थान पर ये किसान क्या हुए, इकट्ठे हुए। यहाँ पर इनका प्रमुख नेता था रामनारायण चौधरी, जो प्रतीक जी के कहने पर इस आंदोलन में भाग लिया था। विजय सिंह प्रतीक के कहने पर ही यहाँ पर क्या किया गया था, भाग लिया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने बात की थी, आपको पता है कि यहाँ पर इसी बेंगू किसान आंदोलन में विजय सिंह प्रतीक के भाग लेने के दौरान यहाँ पर अंग्रेजों ने विजय सिंह प्रतीक को क्या किया था, गिरफ्तार किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उस समय यहाँ का जो बेंगू क्षेत्र का जो जागीरदार था वो कौन था, अनूप सिंह था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी बेंगू किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर उस समय जो जागीरदार और जो यहाँ अनूप सिंह जागीरदार था और यहाँ के जो किसान थे उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको नाम दिया गया बोल्शेविक समझौता। एक क्रांति थी जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। उसको मद्देनजर, क्योंकि ये आंदोलन इतने प्रकार तीव्र था, इसलिए बोल्शेविक समझौता नाम दिया गया था। ये अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य एक समझौता था। मैंने कहा था कि वहां का जागीरदार अनूप सिंह था ही और रामनारायण चौधरी जो विजय सिंह प्रतीक के कहने पर इसमें भाग लिया था, दोनों के बीच में ही समझौता हुआ था। किसानों की सभी मांगे यहाँ पर रखी गई थी और सभी मांगों को क्या कर लिया गया था, मान लिया गया था। मेवाड़ सरकार ने तो क्या कर दिया, यहाँ पर मानने से ही मना कर दिया। जो कि आपको पता है मेवाड़ सरकार का उस समय शासक कौन रहा था, तो उस समय आपको पता फतेह सिंह का बेटा यहाँ पर भूपाल सिंह था, वो यहाँ पर शासक रहा था। उसने तो मेवाड़ सरकार ने मानना क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन अनूप सिंह ने तो मान लिया था यहाँ पर। उस समय देखो शुरुआत में तो कौन था, फतेह सिंह था, क्योंकि 41 में भूपाल सिंह बना था उस समय, है ना। तो देख उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। देखो थोड़ा सा 1 मिनट।
मैं बात करता हूं उसी दौरान, देखो बोल्शेविक समझौते के अनुसार अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर लिया गया। जब यहाँ के जो शासक थे फतेह सिंह, उस फतेह सिंह ने यहाँ पर अनूप सिंह को क्या कर दिया, उदयपुर में बंद करवा दिया गया, नजरबंद करवा दिया गया था। उस समय उस पर नजरें रखी जाती थी कि कहीं ना कहीं इसका लोगों यानी किसानों से इसका अच्छा संबंध है और ये हो सकता है किसानों को रियायत देना चाहता हो। तो उसी समय बेंगू का एक प्रशासक भी नियुक्त कर दिया गया यहाँ पर नजर रखने के लिए, एक तरीके से पुलिस प्रशासन के रूप में अमृतलाल। और इसके लिए यहां पर एक आयोग गठित किया गया, ट्रेंच आयोग। 1922 से 1923 ईस्वी में एक आयोग गठित किया गया, ट्रेंच आयोग, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी समय क्या हुआ, यहाँ के किसान, एक गांव पड़ता है यहाँ पर बेंगू क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुरा नामक गांव। इस गोविंदपुरा नामक गांव के अंतर्गत यहाँ के किसान इकट्ठे हुए और यहाँ पर किसानों पर इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर, अब ये जो गोविंदपुरा नामक गांव है ये भीलवाड़ा में पड़ता है, आजकल भीलवाड़ा में चला गया ये पहले। और ये जो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये ट्रेंच गठन का आयोग 1922 से लेकर के 23 ईस्वी में गठित हुआ था, तो इसको दौरान यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ट्रेंच कमीशन जो था यहाँ पर पहुंच गया अपनी सेना लेकर के। और इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो किसान यहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे गोविंदपुरा गांव पे, इन किसानों पर क्या कर दिया, इन्होंने गोलियां चलवा दी गई। और इसके अंतर्गत जो यहाँ पर जो किसान थे, जिसमें से रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक जाति के किसान थे, वो यहाँ पर शहीद हो गए। और यहाँ पर विजय सिंह पथिक को 1923 ईस्वी में क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने ये भी बात की थी ना, अपने पीछे भी बात की थी। तो यहाँ पर इसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो ये बूंदी किसान आंदोलन था, इसको बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। तो इसको किस नाम से भी जानते हैं, बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ये जो बरड़ किसान आंदोलन है, अगर देखा जाए ना, ये जो बरड़ क्षेत्र है ये बिजोलिया से लगा हुआ हिस्सा है, एक तरीके से जहां पर बिजोलिया है उसको छूता हुआ क्षेत्र है, सटा हुआ भाग है ये। और यहाँ पर इस बिजोलिया क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर गुर्जर जाति ज्यादा रहती है, क्योंकि गुर्जर जाति इधर ही थी। आपको पता है यहाँ पर जो विजय सिंह पथिक है, जिसको पहले भोपाल सिंह के नाम से जाना जाता था, ये गुजरी था। और यहाँ के जो जाति भी ज्यादा रहती थी वो आबादी गुजरों की ज्यादा थी। यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जो आंदोलन हुआ था आपको पता है लगान दर में बढ़ोतरी के कारण ही हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ, बेगारी प्रथा, भ्रष्ट शासन, बेगारी प्रथा भी यहाँ पर थी, भ्रष्ट शासन था, इसके कारण यहाँ पर ये किसान आंदोलन हुआ था। मई 1922 ईस्वी में बंदी सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच करने का आदेश दिया गया था। और यहाँ पर क्या हुआ, उसी समय 1922 ईस्वी में जब यहाँ पर जो सरकार थी उसने किसानों की शिकायतों की जांच करने का आदेश भी दिया, लेकिन यहाँ का एक प्रमुख नेता था पंडित नैनूराम शर्मा। इस पंडित नैनूराम शर्मा यहाँ का प्रमुख नेता होने के कारण यहाँ पर 1921 से 22 ईस्वी में हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी एवं पंडित नैनूराम शर्मा ने बरड़ क्षेत्र में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य भी किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ, जो ये बरड़ किसान आंदोलन थे, कहने का मतलब ये बूंदी किसान आंदोलन से ही संबंध थे वैसे, है ना, देखा जाए तो, हाँ, है ना। तो बरड़ किसान आंदोलन के नाम की बात करें तो ये भी एक बूंदी किसान आंदोलन से सटा हुआ था क्षेत्र, ये ध्यान रखना है ना थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें बरड़ किसान आंदोलन भी आप कह सकते हो, इसको ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो उसी दौरान क्या हुआ, 1921-22 ईस्वी में हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा बरड़ क्षेत्र में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य इन्होंने किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में एक और गांव था इसी बूंदी किसान आंदोलन के दौरान, एक जो अपन ने अभी गोविंदपुरा गांव की बात कर रहे थे, वैसे ही एक यहाँ पर एक कांड और हुआ, डाबी नामक कोई गांव पड़ता है, और उस डाबी नामक गांव में भी एक हत्याकांड हुआ। वैसे देखा जाए तो ये डाबी नामक गांव है, ये कहां पर पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, ये घटना जब कब की देखी जाती है तो यहाँ पर उस समय 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में जब डामी नामक जो यहाँ पर जो किसान थे वो यहाँ पर इकट्ठे होकर के आंदोलन कर रहे थे और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के यहाँ वार्तालाप चल रही थी। डाबी गांव में सम्मेलन हो रखा था यहाँ पर उसी दौरान, और ये किसानों की सभा हो रही थी, कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पर इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी था, क्योंकि यहाँ पर इकराम पुलिस अमृतलाल के नेतृत्व में जो था, तो इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी को भेजा गया और इसने गोलियां चलाई गई। इसलिए ये डाबी गांव में एक कांड होने के कारण डाबी गांव का हत्याकांड कहलाया गया था, जो घटित हुआ 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में बूंदी के अंतर्गत। यहाँ पर क्या हुआ, नानक जी जो भील थे उन्होंने झंडा गीत गाया गया था, और ये नानक जी भील यहाँ पर क्या हुए थे, यहाँ पर क्या हुए, शहीद हुए। देवीलाल गुजर भी यहाँ पर था, ये ध्यान रखना। तो नानक जी भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा ने एक अर्जी नामक गीत भी गाया था।
नानक जी भील जब शहीद हुए तो माणिक्य लाल वर्मा ने क्या किया था, एक अर्जी नामक गीत भी गाया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गीत कौन सा था? अर्जी नामक गीत। तो ध्यान रखियो, गाडा रीजो रे मर्दाओं था को दुख सभी मिट जाए लो, गाडा रीजो रे मर्दाओं था को दुख सभी मिट जाए लो, गाडा रीजो रे सभी मायने घुस जावेगा तो अन्याय की फौज है, बंदूकों की तलवारियां चालसी तो मत कर जो सोच, गाडा रीजो रे मर्दाओं था को सारो दुख मिट जासी। ऐसा अर्जी नामक गीत जो गाया गया था वो यहाँ पर माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में ही गाया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करेंगे अगला किसान आंदोलन, जिसका नाम है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन की बात करें तो देखो, अलवर जो किसान आंदोलन था ये कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। वहां उस समय अलवर क्षेत्र का एक शासक था जय सिंह। कौन था? जय सिंह यहाँ का शासक था। कारण क्या हुआ था उस समय? क्या हुआ कि यहाँ पर कई काफी जंगली सुअर होते थे, और ये जंगली सुअर क्या करते थे, यहाँ के जो किसानों की फसलें होती थी उनको यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर खराब कर देते थे। इसके कारण किसानों की खड़ी फसल बर्बाद होने के कारण यहाँ पर सरकार ने पहले कुछ भी अंकुश नहीं लगाया, लेकिन यहाँ के जब किसानों ने सरकार से जब मांग की गई तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, इस पर जंगली सुअरों को मारने की क्या कर दी गई, इजाजत दे दी गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नीमू चना किसान आंदोलनों की, क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये ध्यान रखना। अगला किसान आंदोलन है नीमू चना किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन भी अलवर क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ? 1923-24 ईस्वी में हुआ था। कारण क्या था ये भी ध्यान रखो। तो यहाँ पर लगान की दरों में बढ़ोतरी के कारण यहाँ पर ये नीमू चना का किसान आंदोलन हुआ। उस समय इस किसान आंदोलन में यहाँ पर माधो सिंह और गोविंद सिंह प्रमुख नेता थे, और यहाँ पर जो लेकर के यहाँ पर एक आंदोलन हुआ और यहाँ के सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए, और यहाँ पर ये लेकर के उस समय क्या हुआ, एक पुलिस अधिकारी था। उस पुलिस अधिकारी का नाम था छज्जू सिंह। उस छज्जू सिंह ने जब ये पता लगा कि यहाँ के किसान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और एक जगह बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये छज्जू सिंह अपने 7 सैनिकों को लेकर के 14 मई 1925 ईस्वी में किसानों की सभा पर क्या कर दिया गया, गोलियां चलवा दी गई। और यहाँ पर गोलियां चलाने के दौरान काफी लोग मारे गए, और गांधी जी ने इस की घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। किससे की गई है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई है। यह ध्यान रखना। और इसे संज्ञा दी गई है दोहरी डायर शाही की पद्धति भी से कहा गया है कि ये दोहरी दोगली नीति है। ये रामनारायण चौधरी ने नीमू चना हत्याकांड कहा। रामनारायण चौधरी ने इसे क्या कहा? नीमू चना हत्याकांड का। घटना के अंतर्गत इस घटना के दौरान 144 घर जला दिए गए, 156 व्यक्ति मारे गए, 160 पशु भी मारे गए थे। इतनी भयंकर ये घटना थी। आप देखो 144 घर जला दिए गए, 156 व्यक्ति मारे गए, 160 पशु भी क्या हुए इस घटना में मारे गए थे। इतनी भयंकर थी यहाँ पर, इसलिए छज्जू सिंह ने इतनी भयंकर यहाँ पर गोलियां बरसवाई गई, और गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको नाम दिया गया था। यह सबसे बुरी बात रही है। इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई थी। 144 घर जला दिए गए, 156 व्यक्ति मारे गए, 160 पशु मारे गए। यहाँ पर देखो इस घटना का पूरा जो वर्णन हुआ था वो तरुण राजस्थान पत्रिका में 31 मई 1925 ईस्वी में इस पूरी घटना का वर्णन किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात करता हूं, इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा गया? जनरल डायर कहा गया। छज्जू सिंह का संबंध किससे था? तो यहाँ आप ध्यान रखना, छज्जू सिंह का संबंध नीमू चना किसान आंदोलन था, और यहाँ पर इसने घटना को अंजाम कब दिया गया? 14 मई 1925 ईस्वी में यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया था। ये ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं, देखो मेव किसान आंदोलन की। मेव किसान यानी कि मेव जो क्षेत्र है वो यहाँ अलवर और भरतपुर क्षेत्र में है। यहाँ पर मेव जाति रहती है और इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
मेवात क्षेत्र की बात करें तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पर मेव जाति रहती है। मेव जाति का मतलब है यानी कि ये लोग हिंदू थे लेकिन इनको मुस्लिम धर्म अपनाया गया, गैर मुसलमान ही बन गए थे। कारण क्या था, यहाँ पर जो भूमि थी उस पर राजस्व बंदोबस्त का काम, यहाँ पर राजस्व बंदोबस्त के रूप में यहाँ पर लगान वसूल किया जाता था। ध्यान रखना, यहाँ पर एक संस्था काम करती थी, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। 1932 ईस्वी में एक संस्था थी जिसका नाम था अंजुम खादिम उल इस्लाम। 1932 ईस्वी में एक संस्था बनाई गई। मोहम्मद हादी इसका प्रमुख था, ये थोड़ा सा ध्यान रखा। उस समय किसानों का जो नेता था वो चौधरी यासीन खां था। कौन था यहाँ पर? चौधरी यासीन खां था। यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई और 1934 ईस्वी तक तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मेव किसान आंदोलन ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये ध्यान रखना। मैं बात करता हूं उसके बाद में बीकानेर किसान आंदोलन की। बीकानेर किसान आंदोलन की बात करता हूं तो देखो, बीकानेर किसान आंदोलन समय की बात करता हूं तो ये जो बीकानेर किसान आंदोलन था ये 1930 से 46 ईस्वी तक, लगभग आपको पता 16 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। 15 से 16 वर्षों तक यह क्या चला था, आंदोलन चला था। बीकानेर किसान आंदोलन का कारण क्या रहा है? आबियाना कर, पानी कर रहा है, यानी कि एक कर लगता था पानी के ऊपर। अब ये पानी जो होता था ये पेयजल के रूप में भी और सिंचाई के रूप में भी प्रयोग लिया जाता था, उसको कहा जाता था आबियाना कर। ये ध्यान रखना, बीकानेर क्षेत्र पर इस पर भी कर लगता था। इसके अलावा सामंती एक तरीके से मंत्री होते थे उस समय, तो सामंती शोषण भी हो रहा था, उनके द्वारा अत्याचार भी किया जा रहा था। लगान दरों में भी क्या हो रहा था, यहाँ पर कर लगान दरों के अंतर्गत क्या हो रहा था, दरों में वृद्धि हो रखी थी। इन सब के कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बीकानेर किसान आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ और 1946 ईस्वी तक चला था। कहां पर शुरू हुआ, ये बीकानेर में कौन से क्षेत्र में, तो उदासर गांव पड़ता है यहाँ पर, वहां पर शुरू हुआ था। उस समय जीवन राम चौधरी महाजन ठिकाना बीकानेर था, एक महाजन ठिकाना लगता था, ये महाजन ठिकाने के अंतर्गत ही आता था। यहाँ पर उस समय क्या हुआ, जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिनके यहाँ पर प्रणेता रहे। दुधवा खारा आंदोलन भी शुरू हुआ। यहाँ पर कोई स्थान पड़ता है, वहां पर एक कांगड़ा कांड भी हुआ, कांगड़ कांड या कांगड़ा कांड भी हुआ है। उसी दौरान इन सबको अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखो मैं बात करता हूं यहाँ पर दुधवा खारा किसान आंदोलन था क्या, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक रियासत पड़ती है बीकानेर, और देखा जाए तो ये जो बात करें वो वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये चूरू में चला गया है, या वर्तमान में चूरू में पड़ता है। यहाँ पर आपको पता है सामंती अत्याचार और शोषण हो रहा था। यहाँ का एक जागीरदार था सूरजमल था, लेकिन यहाँ पर उस समय किसानों के साथ जो सामंती अत्याचार हो रहा था, लगान में वृद्धि हो रही थी, शोषण हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस समय किसानों के जो किसान थे उनका एक नेता था हनुमान सिंह और दूसरा नेता था मधाराम वैद्य था। मधाराम नहीं था, ये मगाराम था है ना, क्या राम था ये, मगाराम वैद्य। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। देखो मगाराम वैद्य की मैं बात कर लेता हूं। मगाराम वैद्य यहाँ क्या थे, यहाँ पर प्रमुख नेता थे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो उस समय अंग्रेजों के जो यहाँ पर जो जागीरदार थे उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों को बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। और यहाँ पर क्या कर दी, इन्होंने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल कर दी जेल में। 1946 ईस्वी की ये बातें थी। और उसी समय क्या हुआ, यहाँ पर जेल में भूख हड़ताल करने के दौरान इसी समय एक महिला भी थी, खेतूबाई, उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर इस आंदोलन के दौरान यहाँ पर सहयोग किया था। उसी दुधवा खारा किसान आंदोलन के दौरान एक कांड और हुआ, कांगड़ कांड। देखो कांगड़ कांड की बात करता हूं तो यहाँ पर ये कांगड़ कांड जो था ये भी रियासत बीकानेर के अंतर्गत ही काम करता था, जो वर्तमान में चूरू में था। और ये कांगड़ कांड जो हुआ था 1946 ईस्वी में था। यहाँ का एक जागीरदार था गोप सिंह ने किसानों पर अत्याचार किया था। गोप सिंह ने अत्याचार करने के कारण यहाँ के किसानों ने क्या कर दिया, यहाँ पर आंदोलन कर दिया गया। और वहां पर आंदोलन करने के दौरान यहाँ के जागीरदार ने उनके ऊपर गोलियां बरसवाई, अत्याचार किया गया, इसलिए कांगड़ कांड कहलाया गया था। बीकानेर किसान आंदोलन की यह सबसे अंतिम घटना थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो उसके बाद में मैं बात करता हूं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता है यहाँ पर सीकर, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है, जयपुर क्षेत्र है, ये क्षेत्र आते हैं यहाँ पर। तो शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करता हूं तो शेखावाटी की मैं बात कर रहा था, अभी भी सीकर है, चूरू है और झुंझुनू है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो
इस क्षेत्र के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो पंच पाने कहा जाता था, इन्हीं ये जो क्षेत्र है ये इन्हीं के अंतर्गत आते थे। शेखावाटी के अंदर एक शेखावाटी की 5 जागीरें आती थी, इसके अंतर्गत 5 जागीरें, उसे जागीरें रियासतें होती थी, तो इनको पंचपाणे कहा जाता था। ये पंचपाणे मिलकर के शेखावाटी कहलाते थे। अब पांच पंचपाणे के अंतर्गत जो 5 जागीरें थी उनकी बात करता हूं। एक है मलसीसर है, एक मंडावा है, एक बिसाऊ है, एक नवलगढ़ है। ये पांचों क्या करती है, यहाँ पर काम करती है इधर अधिकन है। हाँ, एक है मलसीसर है, मंडावा है, बिसाऊ, नवलगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र आ ही गया अपने आप। तो ये 5 क्या करती है, इसमें जागीरें काम करती है। यहाँ पर अधिक भू राजस्व लगाया जाता था, यानी यहाँ पर क्या किया जाता था, अधिक भूमि पर कर लगाया जाता था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भी मैं बात करता हूँ, यहाँ पर और भी कई कारण रहे, जैसे जकात कर है, जैसे लुटेरी व्यवस्था है, यहाँ पर लाटा कोटा नामक कर है। ये सारे कर जो यहाँ पर लगते थे, ये ध्यान रखना। इस शेखावाटी किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो 1922 ईस्वी के अंतर्गत कहां पर हुई है, सिक्कर में हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ये शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 ईस्वी में सिक्कर में हुई है। और यहाँ पर सर्वाधिक जो जाति थी वो जाट जाति रहती थी। यहाँ पर जाटों के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर ये शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर उस समय यहाँ के किसानों में सबसे पहले जो जन जागृति पैदा की गई थी, यहाँ पर एक संस्था काम करती थी, अमर सेवा समिति, जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर स्थापना प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा की गई थी। और इस प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी और चिड़ावा क्षेत्र झुंझुनू में पड़ता है, तो चिड़ावा का गांधी के नाम से इसे जाना जाता था। इसने सबसे पहले किसानों में, जाट किसानों में जन जागृति पैदा करने का काम किया। उसके अलावा राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का भी गठन हुआ। और राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक ठाकुर देशराज भरतपुर का शासक था। अधिवेशन पलसाना सिक्कर में हुआ था। पलथाना नहीं है, ये पलसाना है, थोड़ा सा पलसाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अधिवेशन जो था वो पलसाना सिक्कर में था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शेखावाटी आंदोलन जो 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था ये शेखावाटी आंदोलन? 22 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना। सिक्कर में शुरू हुआ था, जाट जाति के द्वारा किया गया था। यहाँ पर पंचपाणे 5 जागीरें इसमें शामिल थी। यहाँ पर किसानों पर जन जागृति पैदा करने वाली दो समितियां थी। एक अमर सेवा समिति 1918 ईस्वी में प्यारेलाल गुप्ता ने की थी, और प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चिड़ावा यानी झुंझुनू क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर जो संस्थापक था वो ठाकुर देशराज, जो भरतपुर का क्या रहा था, यहाँ पर शासक रहा था। अधिवेशन जो हुआ था इसको लेकर के वो पलसाना सिक्कर में हुआ था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शेखावाटी आंदोलन के अंतर्गत देखते हुए कि यहाँ के किसानों ने एक सम्मेलन, यानी कि यहाँ पर 2 सम्मेलन हुए अगर देखा जाए तो। एक कटरातल सम्मेलन हुआ है, और ये कटरातल जो सम्मेलन हुआ ये सिक्कर में हुआ। और ये कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में हुआ है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कारण क्या हुआ ये ध्यान रखो। ये कटरातल सम्मेलन क्यों हुआ, तो देखो सियोट का एक ठाकुर था मान सिंह। उस मान सिंह के द्वारा यहाँ के महिलाओं के साथ अमान्य व्यवहार भी किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्या किया गया था, इसके द्वारा यहाँ के सियोट ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। इस अमानवीय व्यवहार के कारण ही यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उस सम्मेलन में यहाँ के पुरुष और महिलाओं ने भी भाग लिया, लेकिन ठाकुर मान सिंह ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। ये यहाँ का एक बड़ा कारण रहा था। उसके बाद में मैं बात करता हूं, अगला एक कांड हुआ कुंदन कोड। और ये कुंदन कोड जो स्थान था वहां पर एक सम्मेलन हुआ था। यहाँ के किसानों ने मिलकर के ये सम्मेलन किया गया था, और ये स्थान पड़ता है सिक्कर में। सिक्कर की बात करें तो सिक्कर में अप्रैल 1935 ईस्वी के कारण, यानी कि समय जो था अप्रैल 1935 ईस्वी में, यहाँ पर उस समय एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था कैप्टन वेब। इस कैप्टन वेब ने, जो पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता था, इसने यहाँ पर भरी सभा पर, जो यहाँ लोग जन जागृति का काम कर रहे थे, इकट्ठे होकर के मीटिंग और सभा कर रहे थे, उनके ऊपर क्या की गई, गोलियां चलाई गई। ये 2 बड़े कारण यहाँ पर रहे थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा कटरातल सम्मेलन की बात करूं तो कटरा सम्मेलन में जब किसानों ने भाग लिया तो उसका एक अध्यक्ष था, अध्यक्ष बनी किशोरी देवी।
और उसके बाद में उसका एक पति था किशोरी देवी का, जिसका नाम था हरलाल खरी। क्या नाम था? हरलाल खरी था, ये ध्यान रखना। यहाँ पर उस समय एक वक्ता था, उत्तमा देवी, ठाकुर देशराज की पत्नी रही थी। ध्यान रखना, ठाकुर देशराज की क्या रही थी? पत्नी रही थी। उस समय इनके नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने क्या किया गया था? यहाँ पर भाग लिया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। देखो उसी समय में बात करता हूं कुंदन कोड की, तो यहाँ पर एक नेता था धापी देवी, और ये धापी देवी यहां पर इस समय क्या हुआ? धापी देवी के नेतृत्व में यहां पर यह सभा हुई, और यहां पर उस समय इस सभा की जो यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था, ब्रिटिश संसद लगती थी, हाउस ऑफ कॉमन्स। उस ब्रिटिश संसद में भी इस सभा का वर्णन हुआ है, यहां ध्यान रखना। और वहां से एक अखबार निकलता था, डेली हेराल्ड नामक अखबार, और यह लंदन का समाचार पत्र था। और इसी दौरान आज भी देखो यहाँ पर एक सिक्कर दिवस भी मनाया जाता है। इसको देखते हुए 26 मई 1935 ईस्वी को सिक्कर दिवस भी मनाया जाता है। इसी समय एक यहाँ पर एक घटना और हुई। एक गांव पड़ता है यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में, जयसिंहपुरा। यहाँ पर ये जयसिंहपुरा गांव वर्तमान में झुंझुनू जिले में आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये 21 जून 1934 ईस्वी की बातें थी। यहाँ का एक ठाकुर था, ठाकुर का एक भाई था ईश्वरी सिंह। यहाँ पर ईश्वरी सिंह ने खेतों में कार्य कर रहे किसानों पर गोलियां चलवा दी गई बेचारों के ऊपर। अब यहाँ पर जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर ठाकुर का भाई ईश्वरी सिंह ने गोलियां चलवा दी गई। तो ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चला और 1.5 साल की उसे सजा भी हुई थी। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर एकमात्र हत्याकांड जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी, बाकी ऐसा कोई कांड नहीं था जहां पर किसानों के हत्यारों को सजा हुई हो। तो शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर्गत जयसिंहपुरा जो हत्याकांड हुआ था, वहां पर ईश्वरी सिंह को क्या हुआ था? यहाँ पर हत्यारों को, ईश्वरी सिंह को हत्यारों को क्या हुआ? सजा हुई थी। इसके अलावा भी छोटे मोटे और किसान आंदोलन जुड़े हुए थे। वो उन आंदोलनों से जुड़ी हुई घटनाओं की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो एक खुड़ी गांव की घटना थी, और ये खुड़ी गांव है जो सिक्कर में पड़ता है। और यहां पर क्या हुआ? ये जो बात करें, जो किसान होते थे, ये क्या हुए? जो अपने जब लड़के का जब विवाह होता था, तो लड़के को यानी कि दुल्हे को, क्योंकि वो तो दुल्हा ही बनता था उस समय, दुल्हे को क्या हुआ? घोड़ी पर बैठा करके जब यहां पर तोरण मारने के लिए ले जाया जाता था, तो यहां पर अंग्रेज अफसर, जागीरदार, जो सेठ साहूकार, जमींदार जो व्यक्ति होते थे, वो यहां पर इसको सजा देते थे। उसको बेचारे को पैदल ही भेजा जाता था, घोड़ी पर उसे नहीं दिया जाता था, उस पर अत्याचार किया जाता था। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर किसान एक बारात जा रही थी किसान की, उस पर उसका बेटा दुल्हा बन करके घोड़ी पर बैठ करके सवार होकर के जा रहा था तोरण मारने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ? यहाँ के जागीरदार ने इसको रोक दिया गया। और यहां पर ये जो घटना घटित की गई 25 मार्च 1935 ईस्वी में, इस 25 मार्च 1935 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर इस घटना का नाम दिया गया खुड़ी गांव की घटना। उसके अलावा भी चंडावल की घटना भी हुई। ये चंडावल जो स्थान पड़ता है वो सोजत पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये सोजत पाली में पड़ता है। ये जो चंडावल की घटना हुई थी, ये 28 मार्च 1942 ईस्वी को हुई थी। ये घटना क्यों हुई? तो किसानों को जागरूक करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था मांगीलाल जी के निर्देशन में, ये ध्यान रखना। और यहां पर मांगीलाल जी के निर्देशन में किसानों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन गठित किया गया। और यहां पर 2 दिसंबर 1943 को जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की भी घोषणा की गई थी, ये ध्यान रखना। इसके कारण यहां पर चंडावल की घटना घटित हुई थी। डाबड़ा कांड की भी बात करता हूं, तो डाबड़ा क्षेत्र जो है डिडवाना नागौर में आता है। और ये जो कांड हुआ था वो 13 मार्च 1947 ईस्वी में हुआ था। मथुरा दास माथुर इस समय कहने का मतलब इस किसानों को एकत्रित करने का काम इसका ही था, मथुरा दास माथुर का। यहाँ पर ये जो डाबड़ा कांड के दौरान जो यहाँ के किसानों को एकत्रित संगठित किया गया था, वो जागीर प्रथा और लाग बाग विरोधी के कारण हुआ था। और यहाँ पर इसके विरोध में नारे भी लगे थे। और यहाँ पर क्या हुआ? 12 लोग यहाँ पर क्या हुए? शहीद हुए। जिनमें से मैं बात करता हूं, जैसे चुन्नी लाल शर्मा किसान था, रामू राम था, नंदा राम था, जग्गू जार था। ये यहाँ पर क्या थे? किसान थे। इसके अलावा भी जनजातियों में भी आंदोलन हुए। ऐसे देखा जाए तो आपको पता है जो जनजातियां हैं, जैसे मीणा है, ग्रासिया, सहरिया, इनमें भी कई आंदोलन हुए हैं, ध्यान रखना। और उनमें से एक भगत आंदोलन है, एक ही आंदोलन है, एक है मीणा आंदोलन है, एक आंदोलन है लसाड़िया आंदोलन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जनजाति आंदोलन भी है। उनमें से मैं बात करता हूं, सबसे पहले अपन बात करेंगे भगत आंदोलन की।
देखो भगत आंदोलन की मैं बात करूं तो यहाँ का एक क्षेत्र है वागड़ क्षेत्र, और वागड़ क्षेत्र कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आता है। ये वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा को ही कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जनजातियां ही रहती थी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इस डूंगरपुर क्षेत्र को यहाँ पर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ ज्यादा थोड़े से मिलते हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जानते हैं, और 100 द्वीपों का शहर किसको नाम से जानते हैं? बांसवाड़ा क्षेत्र को जानते हैं, है ना। हाँ, बात करें यहाँ पर कारण क्या था, तो यहाँ पर भीलों में सामाजिक और आर्थिक उनका शोषण हो रहा था। सामाजिक रूप से उनका शोषण हो रहा था बेचारों का, आर्थिक रूप से उनका क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। इसको देखते हुए उस समय इन जनजातियों को लेकर के यहाँ पर इनका एक प्रवर्तक था, एक नेतृत्व करता था, जिसका नाम था गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने इन आदिवासियों का शोषण के प्रति इन्होंने क्या किया? आवाज उठाए। लेकिन थोड़ा सा गोविंद गिरी का जीवन परिचय भी अपन क्या करते हैं? जान लेते हैं। देखो गोविंद गिरी की मैं बात करूं तो गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है। बणजारा परिवार है, उस बणजारा परिवार में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। किसका? गोविंद गिरी का। वैसे इसे देखा जाए तो इसे भीलों का गुरु के नाम से भी जानते हैं। किसको? गोविंद गिरी को भीलों का गुरु भी इसे कहते हैं। इनका जो गोविंद गिरी जी का गुरु का नाम था वो राजगिरी था। क्या नाम था? राजगिरी था। ये जो गोविंद गिरी थे ये प्रेरित थे किससे? दयानंद सरस्वती से। किससे प्रेरित थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। वैसे देखा जाए तो गोविंद गिरी का सहयोगी सूरज भगत भी था। कौन था? सूरज भगत भी इसका सहयोगी रहा था, ये ध्यान रखना। देखो भगत आंदोलन की मैं बात करूं तो भगत आंदोलन के दौरान इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए उस समय एक संप सभा का गठन किया गया। कहने का मतलब संप का अर्थ होता है संप का भाईचारा। क्या होता है इसका अर्थ? संप का भाईचारा अर्थ होता है। यह संप सभा का गठन कब हुआ? 1883 ईस्वी में सिरोही में हुआ था। गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना। संप सभा का गठन वैसे 1883 ईस्वी में सिरोही क्षेत्र में किया गया था। संस्थापक गोविंद गिरी था। आपको मैंने पढ़ाया भी है कि यहाँ पर गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बांसिया है, ये बांसिया बेड़सा गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ। किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में हुआ। ये अपन पीछे ही पढ़ रहे थे ना, बांसिया गांव है। हाँ, तो ये 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बांसिया या बेड़सा गांव में हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी दौरान मैं बात करता हूं यहाँ पर भगत पंथ की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये भगत पंथ कब चला? तो ये 1911 ईस्वी में बेड़सा गांव में चला था। इसका संस्थापक कौन था? गोविंद गिरी था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भीलों में जागृति पैदा करना था। इसमें उद्देश्य क्या था? तो भीलों में जागृति पैदा करना था। इसको देखते हुए देखो भगत पंथ चलाया कब? 1911 में बेड़सा गांव में। संस्थापक कौन था इसका? भी गोविंद गिरी थे। उद्देश्य क्या था? भीलों में जनजागृति पैदा करना। तो संप सभा और उस समय भगत पंथ का चलाने का श्रेय गोविंद गिरी को ही जाता है। इसको देखते हुए यहाँ के भीलों में जनजागृति पैदा करने के लिए और इनके विरुद्ध, कहने का मतलब अंग्रेजों से मनमानी जो हो रही थी उनके विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था, उसका प्रथम अधिवेशन हुआ 1930 ईस्वी के अंतर्गत। यहाँ पर इनके गुरुजी थे राजगिरी के नेतृत्व में यहाँ पर एक सभा चल रही थी मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। मानगढ़ पहाड़ी पर काफी जो भील जो आदिवासी जो जनजातियां वो वहां पर इकट्ठी थी। और यहाँ पर ये जो मानगढ़ पहाड़ी अगर देखा जाए तो कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। इसे भीलों की सभा कहा गया। बिल्कुल यहाँ पर एक सभा थी, भीलों की सभा चल रही थी। कब की बातें थी? तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी की बातें थी। 17 नवंबर 1913 ईस्वी की क्या थी? ये बातें थी। यहाँ पर भील जो आदिवासी जनजातियां जो इकट्ठी थी, भील जो जनजातियां थी, उन पर क्या हुआ? यहाँ पर एक काम करती थी एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, जिसको अपन बोलते हैं मेवाड़ भील कोर। यहाँ पर क्या करते थे? काम करते थे। ये मेवाड़ भील कोर क्या किया? यहाँ पर इस भीलों पर क्या कर दी? इसने गोलियां बरसा दी गई, जिसके अंतर्गत 1500 भील क्या हुए? शहीद हो गए। कितने भील? 1500 भील इसमें शहीद हुए। और यहाँ पर 1500 भील शहीद होने के कारण
ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया और यहां पर इसको नाम दिया गया मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। गोविंदगिरी को कैद कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और उसे उसी समय क्या किया गया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये गोविंदगिरी 7 वर्ष तक जेल में रहा और 1929 ईस्वी में क्या रहा है, इनको रिहा कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। अंतिम समय जो ये यहाँ से रवाना होकर के गुजरात की ओर चले गए और गुजरात में कहां पर गए, कंबोई में चले गए थे और वहां पर जाकर के इन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा। वैसे देखा जाए तो ये जो कांड हुआ था जनजातियों का कांड, यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी का जो हत्याकांड था, इसको राजस्थान का जलियांवाला, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, ये ध्यान रखना। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा गया, मानगढ़ पहाड़ी को कहा गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा भी मैं बात करता हूं तो यहां एक ही आंदोलन की भी बात करते हैं। एक ही आंदोलन की बात करें तो देखो यहाँ एक ही आंदोलन का एक क्षेत्र, ये जो एक ही आंदोलन है ये कहाँ पर है, तो यहाँ का इसका जो क्षेत्र था वो भोमर क्षेत्र कहलाता। भोमर क्षेत्र के अंतर्गत जैसे सिरोही है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, ये क्षेत्र इसी भोमर क्षेत्र में आता। यहाँ पर जो जातियां रहती है, आदिवासी जनजातियां, वो भील जनजाति है। भीलों में एकता करने के लिए यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ था, एकी आंदोलन। और ये जो एकी आंदोलन शुरू किया गया था, ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा शुरू किया गया था। ये प्रवर्तक और नेतृत्वकर्ता कौन रहा था, यहाँ पर मोतीलाल तेजावत रहा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो उसके दौरान मैं बात करता हूं थोड़ा सा मोतीलाल तेजावत का भी जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। मैंने सिस्टम से सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ 8 जुलाई 1887 ईस्वी में हुआ। स्थान की बात करूं तो कोल्यारी गांव उदयपुर में है। मैं बात करता हूं परिवार की तो ओसवाल परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बात करते हैं यहाँ पर कामदार, झाड़ोल ठिकाने के बने परंतु कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। यहाँ पर क्या होता था, लंबरदार और कामदार, यहाँ पर ये जो होते हैं, कहने का मतलब ये जागीरदारों को कहा जाता था। लंबरदार भी होते थे, कामदार भी होते थे। ये कामदार भी बने थे झाड़ोल ठिकाने के, है ना। झाड़ोल नाडोल पाली में पड़ता, झाड़ोल ठिकाने के बने थे परंतु कुछ समय बाद इन्होंने क्या कर दिया, कामदार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। वैसे देखा जाए तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी से जानते हैं। आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसको जानते हैं, मोतीलाल तेजावत को जानते हैं। इनको बाऊजी के नाम से भी जानते हैं। इनको किस नाम से भी जानते हैं, बाऊजी के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस एकी आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर भीलों में जनजागृति पैदा करने के लिए एक नारा दिया गया था, ना हकीम ना हुक्म। ना हमारा कोई राजा होगा जिसके अधीन अपन रहे, ना उनका कोई आदेश चलेगा, ना उनका कोई हुक्म होगा। तो ऐसा ना हकीम ना हुक्म, हम स्वतंत्र है, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा, ना हमारे ऊपर कोई अधिकारी होगा, ना कोई राजा शासन कर सकता है, ना हम उनके अधीन रह करके जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंदोलन हुआ था 1921 ईस्वी में झाड़ोल से शुरू हुआ था और चित्तौड़ जिला का मात्रकुंडिया से शुरुआत हुआ था। इसका ध्यान रखना, मात्रकुंडिया ही, मात्रकुंडिया ध्यान रखना ना, मात्रकुंडिया है ना। तो ये 1921 ईस्वी में झाड़ोल क्षेत्र में, जो झाड़ोल कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ में भी एक मात्रकुंडिया से ये आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रखना। यहां पर क्या हुई, यहां पर इसमें एक मांग पत्र तैयार किया गया और उस मांग पत्र में मेवाड़ की पुकार यानी कि यहाँ के जो किसान आदिवासी जो है यहाँ के, वो जो आवाजें उठा रही है और ऐसी आवाजों को लेकर के यहाँ पर 21 सूत्री मांगे रखी गई थी। मेवाड़ की पुकार के अंतर्गत 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था, यह ध्यान रखना। और ये 21 सूत्री मांग पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया, मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था। इसे आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, बावजी भी कहा जाता है। इनका जन्म 8 जुलाई 1887 ईस्वी में कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था और स्वाल परिवार में होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो देखो यहां पर देखते हुए उस समय क्या हुआ, यहां पर नीमड़ा हत्याकांड भी हुआ। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। ये जो नीमड़ा हत्याकांड हुआ था, यहाँ पर जो उस समय एक सभा चल रही थी, उस सभा के ऊपर भी मेवाड़ भील कोर के द्वारा क्या किया गया था, 7 मार्च 1922 ईस्वी को गोलियां चलवा दी गई थी। इस नीमड़ा हत्याकांड के दौरान लगभग 1200 भील क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ये ध्यान रखना आपको, कौन से कितने भील शहीद हुए थे, 1200 भील शहीद हुए थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना।
चलो आगे की बात करता हूं। देखो, ईडर पुलिस के सामने यहाँ पर उस समय क्या हुआ कि यहाँ मोतीलाल तेजावत को ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने इनको मोतीलाल तेजावत को अंग्रेजों के सामने, पुलिस अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कहने की सलाह पर ही इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। वरना गांधी जी जानते थे कि ये फरार हो जाएंगे तो यहाँ पर अंग्रेज इनको छोड़ेंगे भी नहीं और ये काफी परेशान हो जाएंगे, तो उनकी सलाह पर इन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद में महाइंद्रजा को एक सभा चल रही थी, उसके द्वारा इन्हें माध्यम से इनको क्या कर दिया, बाद में रिहा भी कर दिया गया। और ये 23 अप्रैल 1936 ईस्वी को रिहा हुए। उसके बाद में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसमें इन्होंने क्या किया गया, भाग लिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। महाइंद्रजा सभा मेवाड़ की एक न्यायिक संस्था थी, यानी कि मेवाड़ में कोई न्याय के रूप में एक संस्था काम करती थी जिसका नाम था महाइंद्रजा सभा, जिसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1880 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर एक संस्थापक था महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह ने 1880 ईस्वी में महाइंद्रजा सभा की स्थापना की थी, जो मेवाड़ की एक न्यायिक संस्था थी। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। बात करता हूं इसके अलावा एक जनजाति और है, मीणा आंदोलन, यानी कि मीणा जनजाति है, जिसमें मीणा आंदोलन शुरू हुआ था। प्रारंभ में ये जो मीणा आंदोलन थे, ये ढूंढार राज्य के शासक रहे थे, क्योंकि आपको पता है उस समय जब ये आमेर में एक राजा था, कछवा शासक भारमल, वो भारमल अपने भाइयों और मीणाओं और बड़गुजरों से काफी परेशान था। यानी कि ज्यादातर मीणा जो थे वो आमेर क्षेत्र में, उसके बाद में जैसे बसवा देसा चला जाए या में अपना लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर, इस क्षेत्रों में अगर थोड़ा सा चला जाए तो मीणा घटते हुए क्रम में इस क्षेत्र में थे। और यहाँ पर इनका प्रारंभ तो ढूंढार क्षेत्र माना जाता है। और इसका संस्थापक आपको पता है तेजकरण या दुल्ले राय को माना जाता है। तेजकरण या दुल्ले राय जो कछावा 1137 ईस्वी में रहा था, ये ध्यान रखना। देखो उसके प्रकार में बात करता हूं, क्योंकि यहाँ पर तेजकरण या दुल्हे राय को ही इन्होंने बुलाया था और इनके माध्यम से ही मीणाओं का यहाँ पर क्या रहा, शासक रहा था। तो तेजकरण या दुल्हे राय शासक बना था इस समय। यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर दो प्रकार के मीणा होते थे। एक मीणा कहलाते थे जमींदार मीणा और दूसरे मीणा कहलाते थे चौकीदार मीणा। तो यानी एक प्रकार था यहाँ पर मीणाओं का जमींदार मीणा और दूसरा था चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा का मतलब होता है कृषि में कार्य करना और दूसरे का काम होता था राजा के अधीन रह करके उसकी दुर्ग की और स्वयं राजा की सुरक्षा करना। सुरक्षा का काम ये करते थे चौकीदार मीणा। इनका जो क्षेत्र था वो जयपुर और शेखावाटी था। शेखावाटी था, ये शेखावाटी कर दो, यहाँ शेखावाटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शेखावाटी था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। शेखावाटी में लिख देता हूं इधर, शेखावाटी जो क्षेत्र आता था वो मीणाओं के ही क्षेत्र में आते थे, यहां ध्यान रखना थोड़ा सा। मैं बात करता हूं यहाँ पर कारण क्या रहा था कि यहाँ पर मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था। यहां अंग्रेजों ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो अंग्रेजों के अधीन जो राजा होते थे, जो राजाओं ने क्या कर दिया, इस मीणा जनजाति को ही आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया कि ये तो अपराध करती है, चोरियां करती है। इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन पर नजर रखने के लिए 1924 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट गठित किया गया। कौन सा, 1924 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट गठित किया गया। यहाँ पर उसी समय एक जयराम पेशा कानून 1930 ईस्वी में बनाया गया था। ये मीणाओं पर न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ, इस जयराम पेशा कानून 1930 का गठन भी हुआ। 1924 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी गठित हुआ। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, जयराम पेशा कानून के अंतर्गत कि 25 वर्ष से अधिक पुरुष या महिलाओं को प्रतिदिन थाने में क्या देना पड़ेगा, हाजिरी देना पड़ेगा। एक बात बताओ कि जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई सा भी हो, मीणा से संबंध रखो या कई अन्य वर्णों से संबंध रखो, अगर रोजाना पुलिस थाने में जाकर के हाजिरी देनी पड़ेगी तो बेचारा वो कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, वो कृषि का काम नहीं करेगा। उसका यही काम है रोजाना थाने जाओ, और पूरा दिन तो थाने में खराब हो जाएगा फिर। तो मतलब उनका हाजिरी देने का काम पुलिस वालों का ये मानना था, जो अंग्रेज अफसर थे उनका ये मानना था कि ये लोग चोरी ना करें, रोजाना हमारे सामने आकर के अगर हमें दिखा के जाएंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये अन्य लोगों को, ये जो जातियां हैं, चोरी नहीं करेगी। तो उनको एक तरीके से चोर मान लिया गया और रोजाना उनको हाजिरी देना पड़ता था। 25 वर्ष से जो अधिक आयु के जो पुरुष या महिला थे उनको। 1933 ईस्वी में क्या हुआ, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। इसको देखते हुए मीणा समाज ने क्या किया, 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। 19 अप्रैल 1944 ईस्वी में नीम का थाना में, इसको देखते हुए यहाँ पर अप्रैल 1946 ईस्वी में नीम का थाना, और नीम का थाना कहाँ पर पड़ता है, सिक्कर के अंतर्गत, वहां पर एक सम्मेलन हुआ।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई यहां पर 1944 ईस्वी में मुनि मगर सागर ने। किसने शुरू की गई? मुनि मगर सागर के द्वारा यहां पर क्या हुआ, इसके अध्यक्षता की गई, क्योंकि ये मीणाओं का एक प्रमुख नेता था मुनि मगर सागर। और इनका यहां पर इन्होंने एक रचना भी की थी, मीन पुराण। यहाँ पर आपको पता मत्स्य के नाम से यहाँ पर मुनि मगर सागर का एक मंदिर भी बना हुआ है, आपको पता हो तो आमेर के इस साइड में। यहां मैं बात करता हूं उसके दौरान मीणा सुधार समिति का गठन बंशीधर शर्मा के नेतृत्व में भी हुआ। 1945 ईस्वी में मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में भी सम्मेलन हुआ। यहाँ 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बागावा सम्मेलन शिखर में भी हुआ। इसको देखते हुए मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को यहाँ पर मुक्ति दिवस भी मनाया गया था। 3 जुलाई 1946 ईस्वी को जय राम पैसा कानून समाप्त हुआ। जय राम पैसा कानून क्या हुआ, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में कब किया गया, तो ये ध्यान रखो, जय राम पैसा कानून समाप्त किया गया 3 जुलाई 1946 ईस्वी को। जो मीणाओं पर जो आरोप था लगाया जा रहा था, ट्रिब्यूनल एक्ट जो था यहाँ पर, वो भी जो आरोप लगाया जा रहा था, जय राम पैसा कानून भी था, उसको 3 जुलाई 1946 ईस्वी को क्या कर दिया गया, यहाँ समाप्त कर दिया गया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भी एक आंदोलन और हुआ, लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन भी जनजाति जो थी उनकी किसानों के द्वारा किया गया था। इस लसाड़िया आंदोलन का एक प्रवर्तक रहा था संत मावजी। क्या नाम था उसका? संत मावजी। इस संत मावजी की वैसे देखा जाए तो जन्म स्थली जो थी सबला गांव डूंगरपुर थी। कहां पर थी ये? सबला गांव डूंगरपुर में यहाँ पर ये संत मावजी का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। कारण क्या था? यहाँ पर भीलों में आध्यात्मिकता का संचार करना। भीलों में जागरूकता का अभाव था, आध्यात्मिक संयम उनमें नहीं था, तो उनमें आध्यात्मिकता का संचार इन्होंने किया। इस प्रकार के इतने किसान आंदोलन यहाँ पर समाप्त हुए। इसी के साथ में आज आपसे लेता हूं थोड़ा सा विदा। थैंक यू।